हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने प्रीपोजिशंस के क्वेश्चंस का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस किए, उसमें हमने काफी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी और कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखा प्रीपोजिशन से रिलेटेड। अब सेम एज हम अपने पार्ट 3 के अंदर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट है हमारे प्रीपोजिशन के उसको आज अच्छे से पढ़ेंगे। राइट नाउ प्रीपोजिशन के अब आप यूज को अच्छे से समझते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है, किस तरीके से हमारे सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। देखिए, जब भी प्रीपोजिशन का यूज होगा हमेशा याद रखिएगा कि ये किसी ना किसी रिलेशन को शो करेगा। प्रीपोजिशन का मतलब याद रखिएगा रिलेशन। अब ये रिलेशन किसके साथ होगा? जो इससे पहले आए हुए वर्ड और इसके बाद जो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन होता है आपको पता है। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? नाउन। अगर नाउन नहीं होता है तो इसकी जगह पे हम प्रोनाउन और या फिर नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स जैसे कि जिरेंट को भी हम यूज कर लेते हैं एज अ नाउन, जो हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो देखिए, जब भी प्रीपोजिशन होता है उसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर कोई भी वर्ड एक बार किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो गया वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे। ये पहला ऐसा नियम है जिसको आपको याद रखना है थ्रू आउट, फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल। ये जो नियम है ये हमेशा सेम रहेगा कि एक बार कोई ऑब्जेक्ट बन गया वो दोबारा सब्जेक्ट नहीं बन सकता ऑन द सेम सेंटेंस। राइट, अब बात को यहाँ पर और समझिए। अब ये जो प्रीपोजिशन है ये वेरी करते हैं। अब आपने देखा होगा टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, राइट, प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी करता है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वेरी करता है। हर एक प्रीपोजिशन के बाद उसके आने वाले ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंसी अलग हो जाती है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, किस बात को लेकर कहा गया है, किस रेफरेंस वो हमें देना चाहता है। इस बारे में डिपेंड करता है कि हमने प्रीपोजिशन सही तरीके से यूज करा है नहीं करा। अब ये जो सही तरीका है प्रीपोजिशन का यूज करने का, ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि सेंटेंस में जो बात बताई गई है क्या उसको हमने सही प्रीपोजिशन के साथ डिनोट किया है। और यही सब सीखने के लिए हमने थ्योरी में अच्छे से पढ़ा प्रीपोजिशन को, उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए। अब हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ उसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। राइट नाउ क्वेश्चन 1 को हम स्टार्ट करते हैं। हिज मेन क्वालिफिकेशन, राइट, उसकी क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। हिज मेन क्वालिफिकेशन ऑन द जॉब इज हिज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन फॉरेन ब्रांचेस, नो एरर। राइट, अब आपको पता है हम नो एरर वाले क्वेश्चंस भी करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर अप्रोप्रिएट आंसर, यानी दिए हुए आंसर में से उसकी जगह पे कोई दूसरा आंसर हो सकता है या फिर कोई वो जो है जो आंसर हमें दिया है जो हाईलाइटेड वर्ड है वो इरिवर्सिबल है। तो अभी हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे, हम एरर भी करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी करेंगे और हम चॉइसेस में भी क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि जो उसकी मेन क्वालिफिकेशन है, राइट, वो इस जॉब के लिए क्या है कि उसका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, यानी उसका बहुत ज्यादा किसी चीज में एक्सपीरियंस होना, और किस में? फॉरेन ब्रांचेस में। तो जब भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड आप बात करते हो, क्वालिफिकेशन ऑन नहीं होता है किसी के क्वालिफिकेशन, यानी आप बता रहे हो किसी के लिए एलिजिबिलिटी बता रहे हो, राइट, किसी के लिए क्वालिफिकेशन बता रहे हो, तो ऑन नहीं होता है, 4 आएगा। तो बी पार्ट में एरर है, ऑन की जगह पे क्या होगा? 4। हिज मेन क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब इज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन फॉरेन ब्रांचेस, यानी उसकी मेन क्वालिफिकेशन जॉब के लिए, इसीलिए फॉर द जॉब, यानी उसकी क्वालिफिकेशन और जॉब का रिलेशन कौन बता रहा है? 4 प्रीपोजिशन। राइट, तो इस तरीके से हमने प्रीपोजिशन लिया है। अब यहाँ पर देखिए जैसे इन प्रीपोजिशन हुआ है, तो इन प्रीपोजिशन यानी उसका एक्सपीरियंस, कहाँ किस चीज में उसका एक्सपीरियंस है, इसका रिलेशन बता रहा है हमारा इन किसके साथ? फॉरेन ब्रांचेस। तो फॉरेन एडजेक्टिव हो गया, ब्रांचेस क्या हो गया? नाउन हो गया, जो ऑब्जेक्ट आया हमारा इन प्रीपोजिशन का। Now, question number 2. Western investors are reluctant to invest in Asian countries because of the lack in law and order. तो देखिए, रिलक्टेंट का मतलब है कि किसी चीज को आप, राइट, एक तो होता है कि आप किसी चीज को करने में संतुष्ट हैं या आप उसको करने की इच्छा जताते हैं, लेकिन एक होता है आप अपना हाथ पीछे खींच रहे हैं, राइट, आप इच्छुक नहीं है किसी चीज को करने में, तो इसका मतलब होता है रिलक्टेंट। राइट, तो जो वेस्टर्न जो इन्वेस्टर्स हैं वो रिलक्टेंट है, यानी वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे एशियन कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके पीछे बिकॉज ऑफ द लैक इन द ऑर्डर, यानी लैक जो लॉ एंड ऑर्डर में कमी होना, इस वजह से वेस्टर्न इन्वेस्टर रिलक्टेंट है एशियन कंट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पर हमें बताना है इसमें एरर क्या है।
तो देखिए वेस्टर्न इन्वेस्टर्स आर रिलेक्टेंट टू इन्वेस्ट, अब ये इन्वेस्ट कहाँ करना चाहते हैं? एशियन कंट्रीज में। तो बिल्कुल इन यहाँ पर बिल्कुल ठीक आया है। बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ जो है ना यहाँ पर ये एक प्रीपोजिशन है, ये एक रीजन आया है। बिकॉज ऑफ का रीजन क्या है? द लैक इन लॉ एंड ऑर्डर, राइट? तो लैक इन नहीं होता, लैक ऑफ, कमी होना, लैक ऑफ, राइट? लैक ऑफ, किसी चीज में कमी होना, तो लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून की कमी की वजह से वो रिलेक्टेंट है इन्वेस्ट करने के लिए, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, he does not want to get any credit with whatever good he does to others, यानी इसका मतलब क्या है कि वो कोई भी क्रेडिट लेना नहीं चाहता जो भी वो अच्छा काम दूसरों के लिए करता है, यानी उसको बदले में कुछ अच्छा नहीं चाहिए या किसी भी तरीके का क्रेडिट नहीं चाहिए जो भी वो अच्छा काम करता है। तो यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन देखना है कि वो सही है या गलत है। he does not want to get any credit, he does not want what to get, 2 plus V1 बिल्कुल इन्फिनेटिव सही है, any credit तो A पार्ट सही है, यानी इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, इसमें भी नहीं है। with whatever good, तो अब वो किसका क्रेडिट नहीं चाहता? जो भी वो काम करना चाह रहा है, जो भी वो काम कर रहा है दूसरों के लिए, whatever good he does to other, good का मतलब है कि जो अच्छा काम वो दूसरों के लिए कर रहा है, he does to other, ये बिल्कुल सही है। नाउ सी पार्ट को देखिए, whatever good, तो यहाँ पर विद नहीं होगा। फॉर किस चीज का क्रेडिट चाहता है वो? कि दूसरों के लिए जो वो भला कर रहा है उसका क्रेडिट नहीं चाहता है। सो वॉट एवर, फॉर वॉट एवर गुड, राइट, ही डज टू अदर, तो विद नहीं आएगा, विद का मतलब होता है साथ, लेकिन यहाँ पर जो सही प्रीपोजिशन होगा वो होगा फॉर, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, he submitted the request for compensation, अब इसमें किस चीज के लिए रिक्वेस्ट करा है? he submitted the request for compensation, right, of time but it was denied, right? उसने सबमिटेड करा क्या? रिक्वेस्ट, राइट? किस चीज के लिए? कंपनसेशन करने के लिए। किस चीज का कंपनसेशन चाहता है वो? टाइम का, बट जो रिक्वेस्ट थी उसको मना कर दिया गया। अब ध्यान से देखिए, ही सबमिटेड, बिल्कुल सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, इसमें कोई एरर नहीं है। द रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट किसके लिए? ये फॉर प्रीपोजिशन ने बता दिया। रिक्वेस्ट किसके लिए? कंपनसेशन के लिए। तो यहाँ रिक्वेस्ट और कंपनसेशन में रिलेशन किसने दिया? फॉर प्रीपोजिशन ने, राइट? सो द रिक्वेस्ट किसके लिए? फॉर प्रीपोजिशन बता देता है कंपनसेशन के लिए, तो यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन बिल्कुल ठीक है। कंपनसेशन किस चीज का? टाइम का, टाइम के कंपनसेशन के लिए वो रिक्वेस्ट डाला हुआ है, बट इट वाज डिनाइड, तो बट हमारा कंजंक्शन हो गया, उसके बाद दूसरा क्लॉज हो गया, इट वाज डिनाइड, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन कंपनसेशन के साथ ना ऑफ नहीं आता है, कंपनसेशन के साथ ऑफ कभी नहीं आएगा। जब भी आप कंपनसेशन लिखेंगे, राइट, कंपनसेशन किस चीज के लिए? कंपनसेशन फॉर, राइट? तो कंपनसेशन और उसके बाद कंपनसेशन फॉर टाइम, यानी कंपनसेशन और टाइम में जो सही रिलेशन बताएगा कंपनसेशन के साथ फॉर आना चाहिए, राइट? तो ये क्या बता रहा है? रिलेशन कंपनसेशन का, किसके रिगार्डिंग कंपनसेशन मांगते हैं? टाइम के लिए। तो ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फॉर। सो किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है, सो सी इज द राइट आंसर। तो ऑफ की जगह क्या कर लेंगे हम? फॉर। नाउ अ रिसाइकलिंग प्लांट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, देखिए प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नियर बाय, तो जब भी आप लिखते हैं ना क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो इसका मतलब है कि कोई भी रेजिडेंशियल एरिया है उसके आसपास, यानी ये जो है, मान लीजिए सपोज प्रॉक्सिमिटी समझ लीजिए, ये एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, या फिर इसको मैं कहूँ ये रेजिडेंशियल एरिया है। रेजिडेंशियल का मतलब रहायसी, रियासी का मतलब क्या होता है? जहां पर लोग रहते हैं। अब ये उसके विद इन 1 किलोमीटर या विद इन 1 किलोमीटर, यानी ज्यादा से ज्यादा ये 1 किलोमीटर तक की डिस्टेंस है, ये बाउंड्री, उससे ज्यादा नहीं है। तो इसके बीच में कहीं भी रिसाइकलिंग प्लांट है, तो ये इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब नजदीकी, राइट? ज्यादा दूर नहीं है जिस एरिया से वो बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। अ रिसाइकलिंग प्लांट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू, राइट, द रेजिडेंशियल एरिया कैन पोस्ट सीरियस थ्रेट्स फ्रॉम रेजिडेंट्स बाय लिविंग बिहाइंड प्रेसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स। प्रेसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स का मतलब है, देखिए प्रेसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स का मतलब है कि जो खतरनाक पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसकी वजह से उनको सीरियस थ्रेट हो रहा है, यानी प्रॉब्लम हो रही है। तो जो रिसाइकलिंग प्लांट है उनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी से कहां पर? रेजिडेंशियल एरिया पे, तो कैन पोस्ट, क्या हो रहा है उसकी वजह से? सीरियस थ्रेट्स हो रहे हैं वहां के निवासियों के लिए, राइट? क्यों? क्योंकि वो जो हमारा रिसाइकलिंग प्लांट है वो क्या छोड़ के जा रहा है? वो पॉल्यूटेंट्स छोड़ के जा रहा है जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो जब भी आपको यहाँ पर देखिए 5 में प्रॉक्सिमिटी, जब प्रॉक्सिमिटी के साथ रखते हैं तो प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम होगा या प्रॉक्सिमिटी टू होगा, राइट? तो इस चीज को आपको ध्यान देना है।
तो अ रिसाइकलिंग प्लांट, राइट, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू, तो प्रॉक्सिमिटी के साथ टू आता है, नजदीक किससे, टू द रेजिडेंशियल एरिया, तो यहाँ पर टू प्रीपोजिशन बिल्कुल ठीक है। एरिया कैन पोस्ट सीरियस थ्रेट्स, तो ये जो सीरियस थ्रेट्स किसको आ रहे हैं, राइट, सीरियस थ्रेट्स फ्रॉम रेजिडेंट्स नहीं आ रहे, तो सीरियस थ्रेट्स रेजिडेंट से नहीं आ रहे, सीरियस थ्रेट्स रेजिडेंट को हो रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रॉम गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा सीरियस थ्रेट्स, ये सीरियस थ्रेट्स किसको हो रहे हैं, रेजिडेंट्स को हो रहे हैं, तो यहाँ पर फ्रॉम गलत रिलेशन शो कर रहा था, राइट, यानी इसका मतलब हो जाएगा कि रेजिडेंट से सीरियस थ्रेट्स आ रहे हैं, नहीं, रेजिडेंट्स को सीरियस थ्रेट्स हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, रिसाइकलिंग प्लांट्स के पॉल्यूटेंट से, तो सी पार्ट में एरर है, फ्रॉम नहीं आएगा, इसकी फ्रॉम की जगह क्या यूज करेंगे आप, टू यूज करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर सी 6, with this initiative the corporation hopes to assure the public that it is confident of providing good services and renewing their faith with the public in the public transport system। देखिए, इस इनिशिएटिव के साथ, ये मान लीजिए किसी इनिशिएटिव की बात हो रही है, तो इसलिए लिख दिया विद दिस इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के साथ जो कॉरपोरेशन है, द कॉरपोरेशन, वो उम्मीद करती है कि वो एश्योर करेगी पब्लिक में, क्या एश्योर करेगी, दैट इट इज कॉन्फिडेंट ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज, यानी ये जो इनिशिएटिव है इसकी वजह से क्या होगा कि ये गुड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, रिन्यूइंग देयर फेथ, और उनकी फेथ, उनके भरोसे को दोबारा जागृत करेगी अपने ऊपर, विद दी, किसके ऊपर फेथ लाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर, यानी उन्होंने कोई नया इनिशिएटिव, नया चेंज करा होगा जिससे लोगों का भरोसा और कॉन्फिडेंट आए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो विद इन, फेथ विद नहीं होता है, फेथ के, अगर आप फेथ के साथ सही प्रीपोजिशन लगोगे, फेथ इन, यानी किसी में भरोसा जागना, तो यहाँ पर विद नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा फेथ इन, किसके ऊपर फेथ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर, राइट, तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, फेथ इन होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सोल आइडिया बिहाइंड कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स, तो सोल आइडिया का मतलब क्या है कि एक आइडिया, सोल आइडिया का मतलब क्या है, मेन आइडिया, मेन आइडिया क्या है इन बिहाइंड कंडक्टिंग सच प्रोग्राम्स, तो ऐसे प्रोग्राम्स को कंडक्ट करने के पीछे मेन आइडिया क्या है, इज टू क्रिएट अवेयरनेस, तो 2+V1 इन्फिनेटिव यूज हुआ है, पहला प्रीपोजिशन, अवेयरनेस अमंग यंग माइंड्स फॉर अवर कल्चर, राइट, तो यंग माइंड्स के अंदर अवेयरनेस जागरूक करना चाहते हैं। देखिए, अवेयरनेस, यहां पर एक वर्ड को ध्यान रखिएगा, अवेयरनेस अमंग यंग माइंड्स, अब किन के अंदर अवेयरनेस जाना चाहता है कि यंग माइंड्स का मतलब है यहाँ पर यूथ, यहां समझिए, यंग माइंड्स का मतलब है यहाँ पर यूथ, यंग माइंड्स हम किसको इंडिकेट कर रहे हैं, यूथ को, ये याद रखेंगे आप, राइट, यंग माइंड्स का मतलब है यूथ, ये जो अवेयरनेस है ये यंग माइंड्स के अंदर यानी यूथ के अंदर लाना चाहते हैं, किसके रिगार्डिंग, अपने कल्चर के लिए। तो जब भी आप अवेयरनेस लिखते हो तो अवेयरनेस के साथ सही प्रीपोजिशन क्या होते हैं ये याद रखेंगे, अवेयरनेस ऑफ या अवेयरनेस अबाउट, तो क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर, अवेयरनेस फॉर नहीं होगा, अवेयरनेस ऑफ अवर कल्चर, यानी हमारे कल्चर को लेके अवेयरनेस जागरूक करना चाहते हो, किनके लिए, यंग माइंड्स के अंदर, तो यंग माइंड्स को हम क्या लिखते हैं, यूथ, राइट, तो डी पार्ट में एरर है, डी पार्ट के एरर को ठीक करेंगे, इसका जो सही आंसर होगा ऑफ आएगा, नॉट फोर आएगा, ऑफ आएगा, सो डी पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, I will always remember the advice from my supervisors as I work on phones. Smile. It does not matter that they can't see you. You will sound friendly and happy. No error. A, B, C, D और E हमारे ये 5 पार्ट्स हैं, हमें इसमें एरर फाइंड करनी है। सो अब प्रीपोजिशन में फाइंड करनी है तो एक और बार रीड करेंगे। I will always remember, इसका मतलब क्या है कि मैं हमेशा याद रखूंगा क्या, द एडवाइस। अब ये जो एडवाइस है ये किसकी है, सुपरवाइजर की एडवाइस की तो बात कर रहा है कि जो उसने को एडवाइस मिली है सुपरवाइजर से, तो यहाँ पर फ्रॉम प्रीपोजिशन किसके बीच का रिलेशन बता रहा है, एडवाइस, और ये एडवाइस कहाँ से आई है, सुपरवाइजर से, इस बात को कौन बता रहा है, हमारा रिलेशन फ्रॉम प्रीपोजिशन, राइट, माय सुपरवाइजर। एज, अब यहाँ पर क्यों, एज का मतलब है एज आई वर्क ऑन फोन स्माइल, तो वो किस पे काम किया, उसने फोन स्माइल्स के ऊपर काम किया है। इट डज नॉट मैटर, एज यहाँ पर किसका सेंस दे रहा, बिकॉज, याद रखेंगे बिकॉज, और यहाँ पर ये क्या है, कंजंक्शन, राइट, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन होता है लेकिन बिकॉज हमारा कंजंक्शन होता है। एज आई वर्क ऑन फोन स्माइल, इट डज नॉट मैटर दैट दे कांट सी यू,
यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपको देख नहीं सकते। यू विल साउंड फ्रेंडली एंड हैप्पी, तो आप क्या कर सकते हो, आप खुश रह सकते हो। तो ये एडवाइस दी थी, यू विल साउंड, आप खुश रहोगे और राइट फ्रेंडली रहोगे। तो ध्यान से देखिए, राइट। अब यहाँ पर एडवाइस की बात कर रहा है, उसने एडवाइस सीख करी, यानी उसने एडवाइस ली, तो एडवाइस फ्रॉम नहीं होगा, एडवाइस ऑफ। किसकी एडवाइस वो भूल नहीं सकता या फिर वो हमेशा याद रखना चाहेगा, उसके सुपरवाइजर की। तो एडवाइस ऑफ, राइट। तो एडवाइस के साथ हम क्या यूज करेंगे, ऑफ, नॉट फ्रॉम। बी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द पुअर एक्सपीरियंस इन नेबरिंग कंट्रीज which have implemented food stamp programs should serve as a deterrent on our country। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द पुअर एक्सपीरियंस, अब किसकी बात हो रही है, पुअर एक्सपीरियंस की बात हो रही है। अब ये पुअर एक्सपीरियंस कहां पर है, इन नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देशों की बात हो रही है। विच हैव इम्प्लीमेंटेड, उन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया हुआ है, फूड स्टैम्प प्रोग्राम्स शुड सर्व एज, किस तरीके से ये सर्व किए जा रहे हैं, एज अ डिटरेंट ऑन अवर कंट्री। तो ऑन नहीं होगा, एज अ डिटरेंट नहीं होगा, ऑन के साथ नहीं होगा। ये डिटरेंट किसके लिए हो रहा है, हमारी कंट्री के लिए हो रहा है। तो डिटरेंट ऑन की जगह डिटरेंट ऑफ या फिर डिटरेंट टू अवर कंट्री, राइट। तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप ऑन नहीं आएगा, ऑफ या टू आएगा, जो इसका सही कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग कन्वे करेगा, राइट। तो डी पार्ट में एरर, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ऑफ ऑल द मेन नोन टू मी none is less inclined that he is to think ill to others, right। अब जरा ध्यान से देखिए, ill के साथ आया है, ill के साथ हमारा क्या आया, to। अब पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए, of all the men, right। of के लिए all हमारा प्रीपोजिशन आ गया, देन उसके बाद the men known to me, जो व्यक्ति उसको जानते हैं। none, अब none किसके लिए आया, अगेन men के लिए ही आया, none। अब none के साथ is आ गया, क्योंकि नन हमारा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। नन इज लेस इंक्लाइंड दैट ही इज टू थिंक इल टू अदर्स, तो इल टू नहीं होता, राइट। तो इल ऑफ अदर्स होता है, याद रखेंगे, इल टू अदर्स नहीं होगा, तो टू यहां पर गलत हो जाएगा। तो इल ऑफ अदर्स, राइट आंसर होगा इल ऑफ अदर्स। तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, राइट। I was pretty sure that he would support my views for changing the age-old and static structure of our organization. No error, right? I was pretty sure, वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा sure था, यानी वो इस बात को मान चुका था कि that he would support my views, वो मेरे views को support करेगा, right? My views for changing the old age, आप क्या बात कर रहे हैं कि किस चीज़ के लिए support करेगा, यहाँ पर preposition है, उसके व्यूज के सपोर्ट की बात हो रही है, किसके रिगार्डिंग, की जो चेंज करना है, क्या चेंज करना है, चेंजिंग द ओल्ड एज एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का स्टैटिक स्ट्रक्चर या फिर ओल्ड एज स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, ऐसा उसका मानना था कि वो उसके इस व्यू के साथ सपोर्ट करेगा, राइट। अब यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, तो माई व्यूज, अब उसके देखिए जब भी आप बताते हो ना किसी पे, आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन, राइट, ही वॉन्ट टू, अब देखिए ही वॉन्ट टू एक्सप्रेस व्यूज ऑन, तो जब भी आप अपने विचार रखते हो किसी के ऊपर तो ऑन प्रीपोजिशन आता है, नॉट, ना कि ऑफ। तो ऑफ नहीं आएगा, जब भी आप अपने व्यूज को रखोगे किसी के ऊपर तो ऑन नहीं आता है, राइट। फोर नहीं आएगा, ऑन आएगा। माई व्यूज ऑन चेंजिंग द, उसके व्यूज किसके ऊपर थे, चेंजिंग द ओल्ड एज एंड स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्टैटिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये इस बात पे श्योर था कि वो इसको लेकर सपोर्ट करेगा। तो सी पार्ट में एरर है, व्यूज के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा, ये याद रखेंगे, व्यूज ऑन समथिंग, किसी के ऊपर आप जो विचार रखते हो तो उसके लिए व्यूज ऑन समथिंग आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, this book may not be reproduced, right, this book may not be reproduced in whole or in part in any form without the written permission from publisher। यानी ये देखिए एक कॉपीराइट का वो होता है, ये अगर आप किसी बुक पे देखोगे तो उस पे लिखा रहता है कॉपीराइट साइन कि ये जो बुक है ये दोबारा प्रोड्यूस नहीं होगी। रिप्रोड्यूस का मतलब है कि दोबारा किसी चीज को बनाया जाए, ये दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं, या ये दोबारा के साथ रिप्रोड्यूस नहीं बोलेंगे, ये रिप्रोड्यूस नहीं होगी
या तो पूरी तरीके से, इन होल और इन पार्ट, यह बोला गया और इन पार्ट, इन एनी फॉर्म विदाउट द, जब तक आपको रिटन परमिशन नहीं मिलती है इसके डायरेक्टर की, तो विदाउट द रिटन परमिशन फ्रॉम पब्लिशर्स होगा या रिटन परमिशन किसकी, पब्लिशर्स की, राइट। तो यहाँ पर रिटन परमिशन और उसकी पब्लिशर के बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, फ्रॉम प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, परमिशन ऑफ। तो जब भी आप लिखते हैं ना परमिशन ऑफ, सीक द परमिशन ऑफ दिस, टेक द परमिशन ऑफ दिस, तो जब भी आप देखिए परमिशन लेना और परमिशन होना दोनों में फर्क है। तो यहाँ पर बात हो रही है जब तक आपके पास परमिशन नहीं होगी पब्लिशर की तब तक आप इस बुक को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो डी पार्ट में एरर है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफ होना चाहिए, नॉट फ्रॉम, राइट, परमिशन ऑफ। तो इसके साथ सही प्रीपोजिशन है हमारा परमिशन ऑफ। कुछ वर्ड्स के आगे ना प्रीपोजिशन फिक्स्ड होते हैं, तो उन वर्ड्स को आप जरूर याद करना। थ्योरी में हमने ये एक्सटेंसिवली कवर किए हैं कि किन वर्ड्स के आगे कौन से प्रीपोजिशन यूज किए जाएंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में किए जाएंगे। तो ये इनको हम अलग से नाम देते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, राइट। वैसे तो ये परमिशन के बाद आ रहा है, तो इसको बोलना चाहिए पोस्ट प्रीपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन, यानी पोस्ट पोजिशन। देखिए प्री का मतलब आपको पता ही है पहले, और पोजिशन का मतलब है स्थान, तो यानी नाउन से पहले जो यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्री पोजिशन। लेकिन यहाँ पर रिटन परमिशन जो है ये नाउन है, नाउन के बाद हमने यूज करा ऑफ, तो ये ये हो गया हमारा पोस्ट पोजिशन। लेकिन इनको हम बोलते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन, यानी किसी वर्ड के साथ ये फिक्स्ड रह जाएंगे, राइट। अब इसको देखिए पब्लिशर से भी तो पहले आ रहा है ना हमारे पास ऑफ, वैसे भी तो ये इसके बाद एक नाउन आपको मिला देखने को, वो था पब्लिशर। तो ये थ्योरी में अच्छे से कवर करना है आपको कि जो हमारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं वो किन वर्ड्स के साथ कौन से यूज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो डी पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, they have not fully considered the impact that relaxing these guidelines is likely to have with the economy। देखिए they have not fully considered, तो उन्होंने पूरी तरीके से कंसीडर नहीं किया था क्या, इम्पैक्ट। तो जब भी आप इम्पैक्ट की बात करते हो ना, तो ये जो इम्पैक्ट मतलब होता है किसी का प्रभाव पड़ना किसी के ऊपर, द इम्पैक्ट। अब किस इम्पैक्ट की बात हो रही है, देखिए दैट रिलैक्सिंग दीज गाइडलाइंस इज लाइकली टू हैव विद दी। अब ये जो विद आया है ना प्रीपोजिशन, ये इम्पैक्ट को लेकर आया है, यानी इम्पैक्ट का असर, ये जो असर की बात हो रही है ये किसके ऊपर पड़ रहा है, इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है, राइट। तो अब ये जो इम्पैक्ट है ना, इससे पहले आपने द लगा दिया, यानी ये क्या हो गया आपका नाउन। अब ये इम्पैक्ट किसके ऊपर आ रहा है, इकोनॉमी के ऊपर, तो द इकोनॉमी लिखा हुआ है, यानी इकोनॉमी को हमने नाउन लिया हुआ है। और इम्पैक्ट विद द इकोनॉमी होगा या इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी होगा, तो जो करेक्ट होता है ना इम्पैक्ट के साथ आप ऑन यूज करते हैं, नॉट विद, राइट। तो यहाँ पर विद नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑन। These guide अब they have not fully considered the impact that relaxing these guidelines is likely to have on the economy। तो यहाँ से ये पूरी बात आई है, the impact on the economy, तो impact के लिए on आया है, right। so इस चीज को आप याद रखेंगे। Now question number 14, most of the employees from Ranjan's factory were not inclination to यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज, तो ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, एम्प्लॉयज इसका नाउन हो गया, तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज की बात हो रही है। अब ये एम्प्लॉयज कहाँ से हैं, ये रंजन फैक्ट्री के एम्प्लॉयज की बात हो रही है। इस बात को कौन हमें बता रहा है, प्रीपोजिशन फ्रॉम जो बता रहा है एम्प्लॉयज, और कहाँ से ये एम्प्लॉयज आ रहे हैं इसके बीच का रिलेशन फ्रॉम ने बता दिया। अब यहाँ पर जो मोस्ट आया ना, ये इसके लिए वर्ब यूज हुई है, वर्ब। जरा ध्यान से देखिए, ऑफ प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया एम्प्लॉयज, तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। फ्रॉम प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया फैक्ट्री, ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो बचा कौन, मोस्ट। अब मोस्ट के लिए हमने क्या वर्ब यूज किया, वर्ब, बिल्कुल ठीक है। अब इंक्लिनेशन, राइट, इंक्लिनेशन टू द यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, यानी वो ज्यादा फ्रेंडली नहीं थे नई टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। तो इंक्लिनेशन टू होगा या इंक्लाइन टू होगा, इंक्लाइनिंग टू होगा, इंक्लाइंड टू होगा, या इंक्लाइंड टू बी होगा। तो आपको राइट वर्ड बताना है इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए इंक्लाइंड टू होगा, राइट, वर नॉट इंक्लाइंड। क्यों मैंने ये लिखा वर नॉट इंक्लाइंड, जरा इसको देखिए ध्यान से, वर नॉट इंक्लाइंड टू क्यों लिखा। देखिए वर के बाद मैंने
वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है, यानी इसको मैंने पैसिव में लिखा है, राइट। वर नॉट इंक्लाइंड टू, किससे वो नहीं थे, टू यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी, राइट। तो यहाँ पर इंक्लाइंड टू होगा, नॉट इंक्लिनेशन, यहाँ पर नाउन नहीं आएगा, तो राइट सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, all the representatives are clever and good at handling people, right? all the representatives, तो किसकी बात हो रही है, जो सारे representatives हैं वो बहुत ज्यादा चतुर और अच्छे हैं किस चीज में, at handling the people, यानी लोगों को हैंडल करने में, उनको समझने में, उनको कन्विंस करने में, यानी पब्लिक डीलिंग में बहुत सारे जो सारे रिप्रेजेंटेटिव वो ठीक हैं। सो एट हैंडलिंग द पीपल होगा, विद हैंडलिंग द पीपल होगा, राइट, टू हैंडलिंग द पीपल होगा, या फिर फॉर हैंडलिंग द पीपल होगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर पता है क्या होता है, जनरली जो एरर आती है ना वो यहाँ पर आती है एड हैंडलिंग में और विद दी हैंडलिंग में। तो विद हैंडलिंग पीपल, तो विद कभी हम नहीं लगाते, राइट, ये गलत हो जाता है, राइट। तो टू हैंडलिंग भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट। एट हैंडलिंग पीपल होगा, अब द पीपल होगा या सिर्फ पीपल होगा, तो यहाँ पर होगा दा। तो दा का मतलब क्या हो गया कि हम किन्हीं स्पेसिफिक पीपल की बात करें जिनको लेके वो अच्छे हैं, राइट। अब जरा ध्यान से देखिए, दा को समझिए, एक ग्रुप है, राइट। अब इसके अंदर 100% की बात हो रही है, या 100% या फिर मैं करूं जो पीपल है उनकी जो संख्या है वो 100 है। अब यहाँ पर मैंने कुछ अलग से ग्रुप बना दिया, ए बी सी डी, तो हर एक में 25 25 25 हो दिए, ये हो गया ए, ये बी, ये सी और डी। अब मैंने बोला द पीपल, अब द पीपल में क्या हो सकता है, ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ पीपल लिख दिया, एट हैंडलिंग पीपल। इसका मतलब क्या है कि ये जर्नली ये इन्हीं 100 लोगों को, या और कहीं से भी जो 100 लोग आ रहे हैं या कितने भी लोगों, उनको ये हैंडल कर सकते हैं। तो ये मैंने इन जनरल लिखा है, लेकिन जब आपको बताते हैं दा का यूज, यानी डेफिनेट आर्टिकल आप यूज कर देते हैं, तो जो डेटा होता है वो फिक्स्ड हो जाता है कि ये इन्हीं पर्टिकुलर लोगों को हैंडल कर सकते हैं, उसी में कोड है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट दिया गया है वो ये दिया हुआ है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है जनरली सभी लोगों को हैंडल कर लेते हैं, राइट। सो इस केस में कोई एरर नहीं है, दिस इज द राइट आंसर। तो अब तक आपने क्वेश्चंस देखे जो हमने फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में पूछे, राइट, और कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे कि कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे, राइट। तो आगे भी क्वेश्चंस हमें इसी तरीके से डील करेंगे। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन 15 तक फिनिश करते हैं, आगे के क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।